Hello students, class 11th, chapter number 7, changing cultural traditions, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और इसमें आज हमारा जो पॉइंट है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं वो है कोपरनिकन रिवॉल्यूशन, यानी कि कोपरनिकस क्रांति के बारे में। तो क्रिश्चियन जो नोशंस हैं मैन के, वॉज अ सिनर वाज क्वेश्चनड फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट एंगल बाई साइंटिस्ट। ईसाई ऐसा मानते थे कि मनुष्य क्या है, वो पापी है, सिनर है। ओके, तो द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विद द वर्क ऑफ कोपरनिकस। वैज्ञानिक ने इनका विरोध किया। द वर्क ऑफ कोपरनिकस 1473 to 1543, a contemporary Martin Luther Christian had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it immobile. क्या कहते थे? यूरोपियन जो थे उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक परिवर्तन ला दिया, और वो परिवर्तन किसने लाया? कोपरनिकस ने। 1473 से लेकर 1543 तक इनके काम से परिवर्तन आए, बहुत सारे परिवर्तन आए। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। ईसाई ये कहते थे कि पृथ्वी जो है वो क्या है, पापों से भरी हुई है। इसी कारण पृथ्वी क्या है, बिल्कुल स्थिर है, यानी एक जगह पर टिकी हुई है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, और इसके चारों ओर क्या है, ग्रह जो है ना वो घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहे हैं वो सेलेस्टियल प्लैनेट्स। तो कोपरनिकस जो था उसने ये एसर्टेड किया दैट द प्लैनेट्स, कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट अराउंड द सन। किसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। किसने ये घोषणा की? कोपरनिकस ने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अ डिवोट Christian Copernicus was afraid of possible reaction to his theory by terracianist clergymen. होता ये था कि जितने भी कोपरनिकस के जो उस समय जो ईसाई थे, वो भी ईसाई थे, कोपरनिकस भी ईसाई थे, तो उन्हें डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खोज से जो पुराने परंपरावादी जो ईसाई हैं, जो धर्माधिकारी हैं, उनमें घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उस समय तक कोई भी इन चीज़ों को बता नहीं सकता था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहता तो उसे मूर्ख समझा जाता या समाज से अलग कर दिया जाता। तो कोपरनिकस को इस बात का डर था, इसी वजह से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से ही डिड नॉट वॉन्ट हिज मैन्युस्क्रिप्ट बी रिवोल्यूशनरी द रोटेशन टू बी प्रिंटेड। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो ये पांडुलिपि है ना, द रिवोल्यूशनिक्स, परिभ्रमण की जो है, जिसमें ये पता चलता है कि परिक्रमा कैसे होती है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह कैसे करते हैं, उसको वो प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर छपवाते तो उस समय उन्हें लोग डराते, उनकी बेइज्जती भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। ऑन हिज डेथ बेड, लेकिन जब डेथ बेड का समय आया उनका, जब वो मृत्यु की सैया पर लेटे हुए थे, तो उससे पहले ही गेव इट टू हिज फॉलोअर, उन्होंने अपने फॉलोअर को वो दी पांडुलिपि, जिसका नाम था जोशिम रेटिकस, जोशिम रेटिकस। इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया। देखो, लोगों को कोई भी चीज़ आप नहीं बताते हैं तो उसे जो है ना अपनाने में थोड़ा सा समय लगता है ना। आधी शताब्दी के बाद, लगभग मोर देन हाफ अ सेंचुरी लेटर, in fact the difference between the heaven and the earth was bridged through the writings of the astronomers like Johannes Kepler 1571 to 1630 and Galileo Galilei 1564 to 1642। आधी शताब्दी के बाद खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जोहानस केपलर और गैलीलियो गैलीली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लेखों में स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया कि ये स्वर्ग है और ये पृथ्वी है और ये है। नहीं भाई, सब यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहीं स्वर्ग है और यहीं नरक भी है। द थ्योरी ऑफ अर्थ एज अ पार्ट ऑफ सन सेंटर्ड सिस्टम वाज मेड पॉपुलर बाय केपलर्स cosmographical mystery which demonstrated that the planets move around the sun not in circles
but in ellipsis. Galileo confirmed the notion of the dynamic word in his work The Motion. This revolution in science reached its climax with Isaac Newton theory of gravitation. केपलर ने अपने जो ग्रंथ था ना कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, उसमें कॉपरनिकस का जो सौरमंडलीय सिद्धांत था उसको लोकप्रिय बना दिया केपलर ने। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह पता चला कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। और कैसी मार्ग पे लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगाते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में भी गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि कर डाली। न्यूटन ने भी, उसने क्या किया? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत से सारी जो समस्याएं थी, सारी जो भ्रांतियां थी, लोगों के बीच में जो कल्पित कथाएं थी, उनको दूर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट शुरू होता है रीडिंग द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। गैलीलियो ने यह टिप्पणी की कि बाइबल में जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है। गैलीलियो वंस रिमार्क्ड, उसने रिमार्क कर दिया इस पर, that the Bible that lights the road to heaven does not say much on how the heavens work. गैलीलियो ने टिप्पणी की कि बाइबल में जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है। तो थिंकर्स जो थे उन्होंने शोड दैट नॉलेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीफ वाज बेस्ड इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। विचारकों ने क्या बताया कि ज्ञान और विश्वास से हटकर, यानी ज्ञान और विश्वास, जो पुराने विश्वास हैं, हमें उनसे हटना होगा। हमें क्या करना होगा? अवलोकन करना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, समझना होगा, देखना होगा और प्रयोग करने होंगे। जब हम प्रयोग करेंगे ना, तब हम बता पाएंगे कि क्या ये सही है या ये गलत है। वंस दीज साइंटिस्ट, एक बार अगर वो ऐसा कर देंगे ना, ये साइंटिस्ट हैड शोन द वे एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस into what came to be called physics, chemistry and biology expanded rapidly, historians were to label this new approach to the knowledge of man and nature the scientific revolution. जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाना शुरू किया ना, वैसे वैसे भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के क्षेत्र में अनेक प्रयोग होने लगे। अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे और धीरे धीरे देश जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों ने अब नई चीज़ें बताना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के जो ज्ञान होता है ना, उसके इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नेम। तो ये पॉइंट हमारा यहीं तक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट शुरू होता है वो शुरू होता है वॉज देयर अ यूरोपियन रेनाइंस इन द 14th सेंचुरी। क्या 14वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? क्या हुआ था? हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। लेट अस नाउ रिकंसीडर द कंसेप्ट ऑफ रेनाइंस। इंग्लैंड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में। रिसेंटली जो राइटर्स थे ना, लाइक कौन, पीटर बर्क ऑफ इंग्लैंड हैव सजेस्टेड दैट जो वर्क हार्ट was exaggerating the sharp difference between this period and the one that preceded it by using the term Renaissance. इंग्लैंड के पीटरबर्ग जैसे जो लेखक थे, उनका ये सुझाव है कि वर्क हार्ट के जो ये विचार है ना, ये अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। वर्क हार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के जो फ़र्क थे उनको कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का यूज़ किया। किस शब्द का यूज़ किया? पुनर्जागरण का, यानी कि रेनाइंस का यूज़ किया। सो हम ये देखते हैं कि विच एम्प्लाइज
that the Greek and Roman civilizations were reborn at this time. इस शब्द में यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में दोबारा से पुनर्जन्म होता है. Scholars and artists of this period substituted the pre-Christian world view for the Christian one. पिछली शताब्दियों के जो विद्वान थे वो यूनानी और जो रोमन संस्कृति थी उससे बहुत ज़्यादा परिचित थे. सो क्या हुआ फिर? यूरोप में उस समय, कहाँ पर? यूरोप में. तो अब चीज़ें धीरे धीरे ना बदलने लगी. यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की जो क्लासिकी सभ्यता है उसका ही केवल हाथ नहीं था. वो ये कहते हैं, किसका? क्लासिकी सभ्यता का. तो बोले भाई किसका हाथ था? द कल्चरल चेंजेस इन यूरोप एट दिस टाइम वर नॉट शेप्ड ओनली बाय द क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस. किसका नहीं था? सांस्कृतिक जो बदलाव थे उनमें रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का केवल हाथ नहीं था, बल्कि और किसका हाथ था? बल्कि वो कहता है कि जो रोमन संस्कृति थी उसके पुरातात्विक और जो साहित्यिक पुनरुद्धार हुआ उसने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे हैं. The archaeological and literary recovery of Roman culture did create a great admiration of that civilization. But technologies and skills in Asia had moved far ahead of what the Greeks and Romans had known. एशिया में प्रौद्योगिकी और जो कार्यकुशलता है यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी. The world had become connected and the new techniques of navigation enabled people to sail much further than had been possible earlier. विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में एक दूसरे से के साथ जुड़ चुका था. नौ संचालन की जो तकनीक है उस नई तकनीक ने लोगों के लिए पहले की तुलना में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनकी भी जल यात्रा को संभव बना दिया. Then, the expansion of Islam and the Mongol conquests had linked Asia and North Africa with Europe, not politically but in terms of trade and of learning skills. इस्लाम का विस्तार हुआ, मंगोलों की विजय हुई और उन मंगोलों की विजयों ने एशिया और उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में क्या करना शुरू कर दिया? जोड़ना शुरू कर दिया. यूरोपियों ने तो जितने भी यूरोपियंस थे उन्होंने लर्नड नॉट जस्ट फ्रॉम द ग्रीक्स एंड रोमन्स. सिर्फ ग्रीक और रोमन्स लोगों से ही नहीं सीखा उन्होंने, बल्कि उन्होंने फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अरेबिया, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड चाइना. उन्होंने कहाँ कहाँ से सीखना शुरू किया? उन्होंने भारत से सीखना शुरू किया, अरब से, ईरान से, मध्य एशिया से और चीन से भी ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया. These depths were not acknowledged for a long time because when the history of this period started to be written, historians saw it from a Europe-centered viewpoint. बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया. ऋण समझते हैं? ऋणों का मतलब है यहाँ पर क्योंकि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया, चीन ने दिया ना ज्ञान, तो उन्हें इस बात को पच नहीं रही थी उनके पेट में ये बात कि ये भी हमें ज्ञान दे सकते हैं. चीन ने छपाई की कला दी थी, अरब से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, एशिया, भारत से सीखने को मिला.
उन्हें वो ज्ञान पच नहीं रहा था। उन्हें ये लगता था कि बस यूरोपीय जो है ना वही सब कुछ कर सकते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनकी जो है ना एहसान नहीं मान सकते थे, वो ये मानते नहीं थे एहसान। हर चीज़ को अपना बताने की कोशिश करते थे। हमने ये खोज की है भाई, ये भारत ने नहीं किया, ये इन्होंने नहीं किया, उन्होंने बस उसमें थोड़ा सुधार कर दिया और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, तो अपनी चीज़ बताने लग जाते थे। क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था ना, तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रख दिया। यानी यूरोप में हुआ है ये सब कुछ भाई, यहां से देखिए। अब an important change that did happen in this period was that gradually the private and the public spheres of life began to become separate. इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनमें धीरे धीरे कौन से परिवर्तन हुए? निजी और सार्वजनिक। प्राइवेट यानी निजी, पब्लिक माने सार्वजनिक, दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। अब उन क्षेत्रों से क्या निकल के आया सामने? meant spheres of life began to become separate. The public sphere meant the area of government and of formal religion. The private sphere included the family and personal religion. जीवन का जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र से लगाया गया, औपचारिक धर्म से संबंधित था, और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म आ जाता था। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई भाई। पब्लिकली है तो सब कर सकते हैं उसका यूज़, सब देख सकते हैं, सब चीज़ सबके लिए है। वो प्राइवेट यानी निजी, सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए। तो व्यक्ति की दो भूमिकाएं बन गई थी, एक निजी तौर पर और एक सार्वजनिक तौर पे। द इंडिविजुअल हैड अ प्राइवेट एज वेल एज अ पब्लिक रोल। दो तरीके के रोल निभाता था वो, निजी तौर पे अलग और सार्वजनिक रूप से अलग। He was not simply a member of one of the three orders, he was also a person in his own right. वह न केवल तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति भी था। भाई स्वतंत्र व्यक्ति भी था वो, और वो उसका भी रोल निभा रहा है। दो तरीके के रोल निभा रहा है। एन आर्टिस्ट वॉज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ गिल्ड, ही वॉज नोन फॉर हिमसेल्फ। In the 18th century, this sense of the individual would be expressed in a political form in the belief that all individuals had equal political rights. एक कलाकार सिर्फ संघ या गिल्ड का ही सदस्य मात्र ही नहीं होता था, बल्कि वो अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। उसको जो हुनर है, उसके पास जो काम सीख रखा है उसने, उस हुनर के लिए वो जाना जाता था। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो खास चीज़ें थी वो मैंने आपको इस चैप्टर की यहाँ तक आपको बता दी। नीचे थोड़ा सा और भी दिया गया है, पर ये इतना ज़्यादा आपके लिए यूजेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट समझ लिए होंगे। मैंने इसीलिए आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन की है कि जिससे कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएं। ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, तो आप इसे एक बार दो बार ज़रूर वॉच कीजिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।